आर ब्रदर क्लासेज। नमस्कार साथियों, मैं राकेश कुमार आपके अपने YouTube चैनल DR ब्रदर क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का प्रैक्टिस सेट नंबर 31, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया गया है जो कि आपके एग्जाम में अच्छा स्कोर करने में सहायक होंगे। तो आप सभी साथी वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें। साथियों, शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न की। आज का हमारा पहला प्रश्न है, त्रिध्रुवीय शिक्षा प्रणाली में शिक्षक एक डैश भूमिका निभाता है। जो त्रिध्रुवीय हमारी शिक्षा प्रणाली है उसमें जो शिक्षक है वो किस प्रकार की भूमिका निभाता है? ऑप्शन ए मुख्य, ऑप्शन बी माध्यमिक, ऑप्शन सी तृतीयक, ऑप्शन डी शिक्षक की कोई भूमिका नहीं है। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथियों, जो त्रिध्रुवीय जो शिक्षा प्रणाली थी उसके जो प्रणेता थे, उसको जो जन्म देने वाले जो महोदय थे, त्रिध्रुवीय शिक्षा प्रणाली जो जॉन डेवी थे। साथियों, आप सभी साथियों को पता हो तो जॉन डेवी ने त्रिध्रुवीय शिक्षा प्रणाली दी थी। साथियों, इन्होंने बताया जो शिक्षा जो प्रणाली वो त्रिध्रुवीय होती है और इसमें इन्होंने तीन ध्रुवों में त्रिमुखी जो प्रक्रिया थी उसमें शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम अर्थात वातावरण को माना था। साथियों, उन तीन ध्रुवों में से जो शिक्षक है वो माध्यमिक भूमिका निभाता है। साथियों, कौन सी भूमिका निभाता है? माध्यमिक भूमिका निभाता है। साथियों, जो जॉन डेवी का मानना था कि जो हमारी जो शिक्षा प्रणाली है एक यात्रा प्रक्रिया, जिसमें इन्होंने तीन ध्रुव माने, छात्र, शिक्षक और पर्यावरण अर्थात पाठ्यक्रम। साथियों, जिसमें जो विद्यार्थी होता है वो प्रमुख भूमिका निभाता है। आप सभी साथी जान रहे हैं, अगर मुख्य भूमिका पूछ ली जाए तो विद्यार्थी, माध्यमिक जो भूमिका होती है वो शिक्षक की होती है और तृतीयक जो भूमिका होती है पाठ्यक्रम अर्थात वातावरण की होती है। तो यहाँ पर शिक्षक की पूछा गया है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, 3 से 6 वर्ष की आयु के दौरान मनोसामाजिक संकट लोगों में डैश को विकसित करता है। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। ऑप्शन ए विश्वास बनाम अविश्वास, ऑप्शन बी पहल बनाम अपराध, ऑप्शन सी आत्मीयता बनाम अलगाव, ऑप्शन डी समझौता बनाम सहयोग। साथियों, जो मनोसामाजिक विकास का जो सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था? एरिक एरिक्सन महोदय ने दिया था और उसी सिद्धांत से प्रश्न पूछा गया। साथियों, जो 3 से 6 वर्ष की जो आयु होती है वो होती है पहल बनाम अपराध बोध। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। साथियों, जो मनोसामाजिक जो संकट होगा 3 से 6 वर्ष की आयु के बालकों में वो पहल बनाम अपराध बोध को विकसित करेगा, क्योंकि इस उम्र में बच्चे क्या करते हैं? अपने सहकर्मियों और सहयोगियों के साथ बातचीत करते हैं और अपने स्वयं के खेल और गतिविधियों का निर्माण कर रहे होते हैं। यदि इन खेलों को या इन निर्णयों को, इन गतिविधियों को अगर हम बच्चों से दूर करने का प्रयास करते हैं तब तो बालक में अपराध बोध विकसित होगा। यदि हम उन गतिविधियों को अनुमति दे जाते हैं और उन गतिविधियों को विकसित करने में सहयोग करते हैं तो बालक पहल करेगा, बच्चे अपने आप क्षमता विकसित करेगा। यदि बच्चों को निर्णय नहीं लेने दिया है तो उसमें अपराध बोध की भावना विकसित होती है। साथियों, चलते साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, बुद्धि लब्धि संप्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन ए विलियम स्टर्न, ऑप्शन बी अल्फ्रेड बिने, ऑप्शन सी टर्मन, ऑप्शन डी स्पीयरमैन। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथियों, जो बुद्धि लब्धि का जो संप्रत्यय था उसका जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो विलियम स्टर्न महोदय ने किया था और इसके बाद टर्मन महोदय ने इसका प्रयोग किया था। साथियों, तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बुद्धि लब्धि संप्रत्यय का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो विलियम स्टर्न महोदय ने किया था। साथियों, और विलियम स्टर्न के बाद टर्मन महोदय ने किया था। साथियों, चलते साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, कुर्ट लेविन के अनुसार व्यक्ति व्यवहार करते समय या सीखते समय किस प्रकार के व्यक्ति की तरह व्यवहार करता है? ऑप्शन ए जैविक व्यक्ति, ऑप्शन बी सामाजिक व्यक्ति, ऑप्शन सी मनोवैज्ञानिक व्यक्ति, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथियों, जो कुर्ट लेविन ने व्यक्ति के व्यवहार या सीखने को जो माना है वो माना है व्यक्ति और वातावरण का गुणनफल। क्या माना है? व्यक्ति जो भी व्यवहार करता है वो व्यक्ति और वातावरण का गुणनफल होता है। व्यक्ति और वातावरण की अंतःक्रियाओं के द्वारा जो भी कुछ सीखता है वो व्यक्ति का व्यवहार या सीखना होता है, ऐसा कुर्ट लेविन ने मानना है। लेकिन इन्होंने व्यक्ति और वातावरण को किस प्रकार का माना है? साथियों, मनोवैज्ञानिक माना है इन्होंने। कौन सा माना है? व्यक्ति मनोवैज्ञानिक व्यक्ति की तरह व्यवहार करता है और मनोवैज्ञानिक वातावरण में ही व्यवहार करता है। साथियों, आप सभी साथी ध्यान रखें, आपसे पूछा जा सकता है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। साथियों, मनोवैज्ञानिक व्यक्ति माना था।
अगर आपने इस सिद्धांत को नहीं देखा है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर एक बार इस सिद्धांत को देखिए। इस सिद्धांत से संबंधित आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे साथियों। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, अधिगम की कठिनता का तात्पर्य है। ऑप्शन ए अधिगम अवरोध, ऑप्शन बी कुछ ऐसा जो अक्षम करता है, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। साथियों यहाँ पर जो लर्निंग डिसेबिलिटी है उसके बारे में पूछा गया है। जो अधिगम की जो कठिनता होती है, क्षमता होती है, उसका क्या तात्पर्य है साथियों? उसका जो तात्पर्य है वो है अधिगम में अवरोध उत्पन्न होना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। जो अधिगम की जो कठिनता है उसका तात्पर्य है अधिगम में अवरोध, या हम दूसरे शब्दों में कहें कोई भी अधिगम या भावनात्मक समस्या जो प्रभावित करती हो एक व्यक्ति को सीखने की क्षमता, तो दूसरे के जो अनुस्मरण होते हैं अनुसरण के साथ मिलती है। साथियों जो अधिगम की जो कठिनता है अर्थात लर्निंग डिसेबिलिटी, वो अधिगम में अवरोध उत्पन्न करती है। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, कारण एवं प्रभाव संबंध पर आधारित रणनीति है। ऑप्शन ए निगमनात्मक, ऑप्शन बी आगमनात्मक, ऑप्शन सी पर्यवेक्षात्मक, ऑप्शन डी विश्लेषणात्मक। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथियों जो कारण एवं जो प्रभाव संबंध है वो जो आधारित रणनीति है वो है साथियों निगमनात्मक। साथियों कौन सी? निगमनात्मक। साथियों जो निगमनात्मक जो तर्क शक्ति होती है, जो निगमनात्मक जो तर्क जो रणनीति होती है उसको ऊपर से नीचे की तर्क शक्ति कहा जाता है। और यह जो शुरू होता है एक सामान्य कथन से शुरू चलता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है साथियों। पहले सामान्य नियम होते हैं, उस नियम के आधार पर विशेष उदाहरण दिए जाते हैं, अर्थात कारण और प्रभाव संबंध पर आधारित होती है साथियों। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, लाम्ब्रोसो और गोडार्ड ने बाल अपराध का कारण माना है। ऑप्शन ए निम्न बुद्धि स्तर, ऑप्शन बी उच्च बुद्धि स्तर, ऑप्शन सी कुसंगति, ऑप्शन डी समस्या। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथियों जो सीजर लाम्ब्रोसो है इनको बाल अपराध विज्ञान का जनक कहा जाता है। आप सभी साथी इस प्रश्न को भी याद कर लें। आपसे पूछ लिया जाए बाल अपराध विज्ञान का जनक, तो साथियों बाल अपराध विज्ञान का जो जनक है वो सीजर लाम्ब्रोसो कहा जाता है। और लाम्ब्रोसो और गोडार्डो ने बाल अपराध का जो कारण माना है वो निम्न बुद्धि स्तर को माना है साथियों। किसको माना है साथियों? निम्न बुद्धि स्तर के कारण बाल अपराध होता है, ऐसा लाम्ब्रोसो और गोडार्डो का मानना है। और ग्लुक जो महोदय थे, ग्लुक महोदय का मानना था कि कुसंगति के जो 95% जो बाल अपराधी बालक होते हैं वो कुसंगति के कारण होते हैं। अगर आपसे ग्लुक के अनुसार पूछ लिया जाए तो ग्लुक महोदय ने कुसंगति को प्रमुख कारण माना है। चलते साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, जिस अधिकतम आयु स्तर के प्रश्नों को बालक हल कर देता है उसे कहते हैं बेसल वर्ष, टर्मिनल वर्ष। ऑप्शन सी ए व बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथियों जिस अधिकतम आयु स्तर के प्रश्नों को बालक हल कर देता है उसे बेसल वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? बेसल वर्ष कहते हैं। साथियों जो टर्मिनल वर्ष होता है वो क्या होता है? जिस आयु स्तर के प्रश्नों को बालक हल नहीं कर पाता है, जिस आयु स्तर के प्रश्नों को बालक हल नहीं कर पाता है वो तो होता है टर्मिनल वर्ष, और जिनको हल कर पाता है वो बेसल वर्ष कहलाता है साथियों। चलते साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सी विधि समायोजन की प्रत्यक्ष विधि से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए बाधा निवारण विधि, ऑप्शन बी लक्ष्य प्रतिस्थापन विधि, ऑप्शन सी आत्मीकरण विधि, ऑप्शन डी उपाय खोज विधि। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथियों यहाँ पर जो समायोजन की जो मुख्यतः दो विधियां होती है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विधियां। साथियों जो प्रत्यक्ष विधि होती है वो समायोजन की किसी विशेष समस्या का स्थायी समाधान करती है। आप सभी साथी ध्यान रखें, जो प्रत्यक्ष विधि होती है वो समायोजन की समस्या का स्थायी समाधान करती है, और जो अप्रत्यक्ष विधि होती है मात्र जो दुखपूर्ण जो तनाव होता है उसी को कम करती है। तो यहाँ पर जो आत्मीकरण विधि है साथियों वो अप्रत्यक्ष विधि है। कौन सी? आत्मीकरण विधि अप्रत्यक्ष विधि है। चलते साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, अधिगम का कौन सा सिद्धांत मानव को अपनी प्रतिष्ठा और गरिमा दिलाने का प्रयत्न करता हुआ जान पड़ता है? ऑप्शन ए क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, ऑप्शन बी मानवतावादी अधिगम का सिद्धांत, ऑप्शन सी अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, ऑप्शन डी शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथियों मानव को अपनी प्रतिष्ठा और गरिमा दिलाने का प्रयत्न जो करता है वो कौन सा सिद्धांत करता है? साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मानवतावादी जो अधिगम सिद्धांत है वो मानव को अपनी गरिमा और प्रतिष्ठा दिलाता है साथियों। कैसे साथियों? जो मानवतावादी अधिगम का सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किया था अब्राहम मैस्लो ने, और इन्होंने सीखना जो माना था आवश्यकताओं के अनुरूप माना था, और इन्होंने सबसे निम्न स्तर की जो आवश्यकता मानी थी
वो मानी थी जैविक आवश्यकता अर्थात भौतिक आवश्यकता, इसे हम शारीरिक आवश्यकता भी कह सकते हैं। और सबसे उच्च स्तर की जो आवश्यकता थी आत्माभिव्यक्ति, बल आपने आपको आत्मगौरवान्वित महसूस करता था साथियों, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो साथियों व्यक्ति इसमें अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता था। इस कारण जो मानवतावादी अधिगम है व्यक्ति को गरिमा दिलाता है साथियों। साथियों आज का प्रैक्टिस सेट हमारा यही समाप्त होता है। आपके कितने प्रश्न सही हुए, आपको हमारे प्रश्न कैसे लगे, एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। अगर जो भी नए साथी हमारे चैनल को देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आगे आने वाली वीडियो से जो संबंधित सूचनाएं हैं आप सभी को जल्द ही प्राप्त हो सके। और अगर आपको वीडियो अच्छा और लगा हो तो आप सभी साथी लाइक करें। धन्यवाद साथियों, मिलेंगे फिर से एक और बेहतरीन वीडियो में।